विलासपुर गांव में सुभद्रा और रामुलू नाम का एक जोड़ा रहा करता था। उनका परिवार खेती किया करता था। उनके 2 बच्चे थे, बेटा अरविंद और बेटी श्यामला। अरविंद ने डिग्री की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मंडल कार्यालय में क्लर्क के पद पर काम कर रहा था। श्यामला डिग्री में फेल हो गई, फिर उसकी शादी कृष्णा से कर दी गई। लेकिन वो रोज किसी न किसी बात पर अपनी सास से झगड़कर अपनी माँ के घर आ जाती थी। तुम ही बताओ माँ, इसमें मेरी क्या गलती थी? बिल्कुल नहीं। क्या वो मेरी बेटी को मिक्सी चलाने के लिए कहेगी? भगवान करे उसके मुंह में कीड़े पड़े या उसे लकवा मार जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से कुछ भी कहने की? भगवान करे उसकी आंखों की रोशनी ही चली जाए। सुभद्रा के पति रामू को ये सब सुनना अच्छा नहीं लगा। सुभद्रा, बंद करो ये सब। अपनी बेटी की हर बात पर भरोसा करके उन लोगों को भला बुरा कहना ठीक नहीं है। मेरी बेटी क्यों झूठ बोलेगी भला? उस औरत का दिमाग बहुत चढ़ा हुआ है। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को काम बताएगी। सुभद्रा, अब श्यामला सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, ये याद रखो। अब वो उनके घर की बहू है। उसे समझा बुझा के उसके ससुराल भेज दो। लेकिन तुम हो कि उसे और भी भड़का रही हो। और झगड़े को ये क्या बोल रहे हो? मुझे सब पता है कि मुझे अपनी बेटी को क्या कहना है और कब उसे उसके ससुराल भेजना है, देखना। और सुभद्रा श्यामला को लेकर अपने कमरे में चली गई। रामुलू हॉल में सोफे पर बैठा था। तभी बेटा अरविंद ऑफिस से आ गया। जब उसे पता चला कि श्यामला फिर वापस मायके आ गई है, तो उसका मन अपनी बहन को फटकारने का हुआ। लेकिन माँ सुभद्रा ने उसे रोक लिया। कुछ दिनों बाद, सुभद्रा, अरविंद के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। हम एक बार लड़की को देख लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग भी है या नहीं। अरे ऐसा क्यों? ऐसा मैंने क्या कह दिया? और क्या, जब हमारी बेटी घर पर ही है तो आप बेटी की शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हमने बेटी की शादी करके उसे उसके ससुराल भेज दिया था। अब दुख हो या सुख, उसे वहीं रहना चाहिए। लेकिन वो बार बार यहाँ आ जाती है। 10-20 दिन रहकर ही जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या मैं कभी बेटी की शादी ही नहीं करूंगा और उसका जीवन खराब कर दूंगा? ठीक है पापा, एक बार भाई की शादी हो गई तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। फिर अरविंद की शादी नंदिनी से हो गई। नंदिनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो खाना बनाना और घर के काम करना भी अच्छी तरह जानती थी और एक अच्छी बहू की तरह व्यवहार करती थी। वो सारे काम बड़ी जिम्मेदारी से करती थी और अपने सास ससुर का आदर भी। रामुलू और अरविंद हमेशा श्यामला के सामने नंदिनी की बहुत तारीफ करते थे, ताकि वो भी नंदिनी से कुछ सीखे। सुभद्रा और श्यामला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वो दोनों नंदिनी से ईर्ष्या करती थीं। वो हमेशा उसे कोई न कोई काम बताती रहती थीं और फिर उसमें कमियां निकालकर उसे फटकारती थीं। क्या बहू, क्या तू मेरी बेटी को खुद से कम समझती है? क्या तू अपनी माँ के घर से पैसे लाकर उसे खिला रही है? तेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है, समझी? अब क्या हुआ माँ जी? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं श्यामला को खुद से कमतर मानती हूँ? अब मैंने क्या गलती कर दी? अब क्या सब कुछ मैं ही बताऊंगी तुझे? कल तक तो तू गूंगी बनी घूमती थी, आज तेरी बड़ी लंबी जुबान निकल आई है। अभी तक तूने मेरी बेटी के नहाने के लिए पानी गर्म क्यों नहीं किया? और सुबह तूने उसे बिस्तर पर कॉफी भी नहीं दी। जब वो सो रही थी तब तूने उसके पैरों की मालिश भी नहीं की। क्या आपने देखा कि मैंने ये सब नहीं किया या श्यामला ने ये सब कहा? तेरा दिमाग बड़ा चढ़ गया है। ननंद के साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये भी नहीं पता, और तू उसे उसके नाम से क्यों बुला रही है? नंदिनी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सुभद्रा ने उसे बोलने ही नहीं दिया। वो नंदिनी के ऊपर चिल्लाती रही कि उसने ये काम ठीक से नहीं किया, वो काम ठीक से नहीं किया। इसके बिना सुभद्रा का खाना ही हजम नहीं होता था और ना ही उसके बगल में खड़ी उसकी बेटी का। अरे बहू, तू जानबूझकर मेरी बेटी के कपड़े पत्थर पर पटक पटक कर धो रही है ना, ताकि जो भी 2-3 साड़ियां हैं वो भी फट जाए। अरे माँ जी, ऐसा नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है मैं तो सबके कपड़े रोज ऐसे ही धोती हूँ। आज तक तो किसी के कपड़े नहीं फटे, लेकिन अगर कोई कपड़ा फट गया है तो वो जरूर पुराना रहा होगा। उसकी इतनी सी बात का श्यामला ने बतंगड़ बना दिया और उसे खूब झगड़ी और फिर उसे एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर श्यामला की बाँछें खिल गईं। लेकिन उसी समय अरविंद ऑफिस से घर पहुंचा। उसे देखकर नंदिनी रोते हुए अपने कमरे में आई। माँ, आपने नंदिनी पर हाथ क्यों उठाया?
जी तो कर रहा था कि इसे मार ही डालूं। माँ, मुझे बताओ कि आखिर नंदिनी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? अरविंद की बात सुनते ही श्यामला ने चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन रुको श्यामला, आज मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दोनों नंदिनी को किसी न किसी बात पर परेशान करते रहते हो। आज मुझे ये सब खत्म करना है। तुम लोग जो भी करती रहती हो, तुम लोगों को भी उसकी सफाई देनी पड़ेगी। माँ बेटी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि पता नहीं अब अरविंद क्या करने वाला है। क्यों माँ, आपकी बेटी तो अपने ससुराल में कोई काम नहीं करती और आपको लगता है कि उसकी सास को उससे कोई काम नहीं करवाना चाहिए। वो जब चाहे उठ सकती है, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकती है, अपने पति को अपने वश में रख सकती है, जब चाहे यहाँ आ सकती है, जा सकती है। लेकिन आपके बेटे को अपनी पत्नी की बात नहीं सुननी चाहिए, है ना? उसे तो आप जोरू का गुलाम कहेंगी। क्यों? सुभद्रा को समझ नहीं आया कि क्या कहे। और श्यामला, तुमको अपने ससुराल में कोई काम नहीं करना है। मुझे तो तुम्हारी सास पर दया आती है। बेचारी वो अकेली घर का सारा काम करती है। सिर्फ इसलिए तुम गुस्से में अपना बैग उठाकर यहाँ आ गई क्योंकि उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम खाना बनाना कब सीखोगी। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने तुम पर हाथ उठा दिया हो। तुम्हारी नंदें भी अमेरिका में रहती हैं, उनकी ओर से भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। श्यामला मुंह खोले देख रही थी। जब आपकी बेटी सास से लड़कर यहाँ आती है तो आपको उसे समझाकर वापस भेजना चाहिए, ना कि लड़ाई को और बढ़ाना चाहिए। क्या सिर्फ श्यामला ही एक बेटी है? नंदिनी इस घर में बहू बनकर आई है और मेरी पत्नी, तो क्या वो किसी की बेटी नहीं है? बहू और बेटी के साथ इतना अलग व्यवहार क्यों? तभी रामुली भी वहाँ आ गया और बोला, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम्हारी माँ में इतनी अकल होती तो वो अपनी शादीशुदा बेटी को अपने घर में क्यों रखती? तुम जाकर श्यामला को उसके ससुराल छोड़ आओ और उनसे कह देना कि उसे दोबारा मायके ना आने दे। यही ठीक होगा। पिता की बात सुनकर अरविंद श्यामला को उसके ससुराल छोड़ाया और फिर अरविंद और नंदिनी के जीवन में सुख शांति आ गई। वेंकटेश्वर और पद्मावती मिर्जापुर गांव में रहते थे। उनकी जिंदगी में बीते सालों की बहुत सी मीठी यादें थीं। उनके 2 बेटे थे, कृष्ण और मनोहर, और दोनों प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। कृष्ण ने नंदिनी नाम की लड़की से शादी की थी और दोनों बड़े प्यार और खुशी से रह रहे थे। दूसरी तरफ मनोहर लया से प्यार करता था, हालांकि दिखने में वो बहुत अच्छी नहीं थी। एक दिन की बात है, लया और मनोहर पार्क के बाहर खड़े थे। मनोहर, क्या तुमने अपने माता पिता से हमारे बारे में बात कर ली? अभी नहीं लया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हमारे बारे में उनसे कैसे बात करूं। मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझसे शादी करने का इरादा ही नहीं है। मेरी माँ बहुत अंधविश्वासी है लया। छींक आए तो हल्दी का पानी छिड़कने लगती हैं। काली बिल्ली तो क्या, यहाँ तक कि काजल भी उनके सामने नहीं आना चाहिए। उनको काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं। बस इसी दुविधा में हूँ कि तुम्हें उनके पास कैसे लेकर जाऊं। मैंने तो तुमसे तुम्हारा रंग नहीं दिल देखकर प्यार किया है ना। अब समझ में आ रहा है कि मेरा रंग काला है, तो क्या मेरे सांवले रंग की वजह से तुम हमारे बारे में अपने घर में बात नहीं कर रहे? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम माँ के बारे में सब कुछ जान लो और फिर अगर तुम उनके साथ तालमेल बिठाने को तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी और अपनी माँ की बराबर जरूरत है। लया तालमेल बिठाने के लिए तैयार हो गई। वो उससे शादी कर लेता है और घर लेकर आता है। उन्हें देखकर सब खुश हुए, लेकिन पद्मावती को लया बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उसका रंग गहरा सांवला था। गुस्से से तुनककर वो अपने कमरे में चली गई। तुम्हारी माँ कभी तुमसे ज्यादा देर के लिए नाराज नहीं रह सकती। अपनी पत्नी को माँ के पास ले जाओ और मिलवा दो। पिता की बात मानकर मनोहर लया को अपनी माँ के पास ले गया। माँ बेटे में थोड़ी देर तक तो बहस होती रही, लेकिन आखिरकार फिर वो मान गई। लेकिन लया को देखते ही उसने कहा, अपनी पत्नी से कहो कि मेरे पास ना आए कभी। लया फिर अपनी सास के सामने जाने से हमेशा बचने लगी। अगर गलती से कभी वो सास के सामने आ गई तो सास उसे बुरी तरह डांटने लगती और कभी कभी ऐसा नाटक करती जैसे उसे बुखार या पेट में दर्द होने लगा हो। उसने इस नाटक का सभी को विश्वास भी दिला दिया था। अब नंदिनी ही सास का पूरा ध्यान रखने लगी थी। नंदिनी, उस सांवली लड़की के पास मत जाया कर और ना ही उससे बात किया कर। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें।
लया भी अपनी सास की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसने हालात के साथ समझौता कर लिया था। नंदिनी लया का दर्द समझती थी और हमेशा उसे दिलासा देती थी। देवरानी जिठानी की बनने लगी थी। एक दिन पद्मावती कहीं बाहर जा रही थी और उसी समय लया सब्जी लेकर आई। उसे सामने देखते ही उसकी सास पद्मावती ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने क्या कहा है? मेरे सामने मत आया कर, जाकर कहीं छिप जा या अपने कमरे से बाहर मत निकल। तुझे जो चाहिए नंदिनी ला देगी। सास के इस बर्ताव से लया बहुत आहत हुई और सीधे अपने कमरे में चली गई। वो बहुत रो रही थी। तभी नंदिनी वहां आई और उसे सांत्वना देने की कोशिश करने लगी। माँ जी के सामने मत आया करो ना, तुम उनसे दूर ही रहा करो। तुमको जो चाहिए मुझे बता दिया करो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी गाल में दर्द हो रहा होगा ना, देखो कैसे थप्पड़ मार दिया उन्होंने तुम्हें। तभी वेंकटेश्वर गर्म पानी लेकर लया के कमरे में आया। उन दोनों को देखकर लया ने अपने आंसू पोंछ लिए। आप सोच रहे होंगे कि माँ जी की डांट का मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह कम से कम आज उन्होंने मुझसे बात तो कर ली, वरना मुझे देखते ही मुंह फेर लिया करती हैं। तभी पद्मावती कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और उसने लया को नंदिनी और अपने पति से बात करते हुए सुना। पद्मावती को कोई नहीं देख पाया। मुझे पता है कि आप लोग मुझे सांत्वना देने आए हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं दुखी हूँ, लेकिन माँ जी के थप्पड़ से मुझे बुरा नहीं लगा। मैं इसे उनका आशीर्वाद मानती हूँ, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। आप लोग भी दुखी नहीं हुई है मेरे लिए, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। लया की बात छिपकर सुन रही पद्मावती चुपचाप वहाँ से चली गई। लया ने उसके बाद अपना गोरा रंग करने के लिए बहुत सारे तरीके आजमाए। उसने मुल्तानी मिट्टी लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उसमें कोई बदलाव नहीं आया। फिर उसने कुछ गोरा करने वाले क्रीम्स भी लगाए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। दिन बीतते जा रहे थे और लया कोशिश करने में लगी हुई थी, लेकिन उसके रंग में कोई फर्क नहीं आ रहा था। वो अपनी सास के साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो रंग गोरा करने वाले सारे तरीकों से तंग आ गई थी और उम्मीद खो चुकी थी और अपने जीवन में निराश महसूस कर रही थी। दीदी, मुझे नहीं लगता कि माँ जी कभी मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी। शायद मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। निराश मत हो, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं ना, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत रखो। इतना कहकर नंदिनी तो वहाँ से चली गई। एक दिन जब नंदिनी घर से बाहर थी तो लया ने अपनी सास के पास जाकर उनका आशीर्वाद मांगा। आज के बाद आप मुझे इस घर में कभी नहीं देखेंगी। वो घर से निकली और एक जंगल में पहुंच गई। तभी अचानक वहां एक बाघ आ गया और उसने उस पर हमला कर दिया, लेकिन मुनि ने आकर उसकी जान बचा ली। उसने संत को अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वो आगे और जीना नहीं चाहती। संत ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके सामने एक पानी की बोतल आ गई। देखो लया, ये जादुई पानी है। हर रात सोने से पहले इस पानी को खुद पर छिड़कना और देखना, जल्द ही तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा। लया खुश हो गई। इतना कहकर महर्षि ने उसे पानी दिया और अंतर्धान हो गए। लया फिर वो पानी लेकर वापस घर लौट गई। लया वही कर रही थी जैसा कि महर्षि ने उससे कहा था। कुछ समय गुजर गया। अब तो नंदिनी को भी लया के चेहरे में बदलाव दिखाई दिया। लया खूबसूरत दिखने लगी थी और धीरे धीरे वो परिवार में घुल मिल गई। पद्मावती भी लया को पसंद करने लगी थी। अब वो सबको बताती थी कि उसकी 2 बहुएं हैं और वो जहाँ भी जाती उन दोनों को अपने साथ लेकर जाती।